और आज हम सेम टॉपिक जो पढ़ रहे हैं पिछली दो क्लासेस उसी को ही कंटिन्यू करेंगे। आज भी प्रैक्टिस सेशन रहेगा। हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 14 तक कर लिए थे टीएस ग्रेवाल के। आज हम 15 ऑनवर्ड क्वेश्चंस को करते हैं। चार्ल्स लिमिटेड अर्नड ए प्रॉफिट ऑफ 1 लाख आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑफ 20,000 ऑन एसेट्स and a transfer to general reserve of rupees 30,000. Goodwill amortized was 7,000 and gain on sale of machine was rupees 3,000. Other information available is changes in the value of current assets and current liabilities. Trade receivable showed an increase of 3,000. Trade payables an increase of 6,000. Prepaid expenses an increase of 200. And outstanding expenses a decrease of 2,000. Ascertain cash flow from operating activities. चलिए शुरू करते हैं इसमें। एज यूजुअल हम सबसे पहले यहाँ पे एक वर्किंग नोट बनाएंगे और वर्किंग नोट बनाने का कारण जो है हमने अच्छे से समझा हुआ है कि एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें जो है यहाँ से स्टार्ट करना होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, जो कि हम रफ में कैलकुलेट करते हैं। रफ में क्या है, इनफैक्ट में वो वहां पे फेयर में ही शो करना होता है, स्टार्टिंग का पार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 15 हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं यहाँ पे सरप्लस एज पर स्टेटमेंट ऑफ पीएल जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ था यहाँ पर है 1 लाख रुपीस का। और इन्होंने यहाँ पे एक ये भी बात बताई कि जनरल रिजर्व में भी ट्रांसफर किया था 30,000, तो 1 लाख रुपीस ये लिख दिया हमने। फिर इसमें ऐड करते हैं, आपको याद ही होगा 4 चीजें हम लोग ऐड करते हैं। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, प्रपोज्ड डिविडेंड पेड इन करंट ईयर, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड इन करंट ईयर, देन इंटरिम डिविडेंड्स। और इसके बाद अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और रिफंड का कुछ ट्रीटमेंट है तो उसको कंसिडर करने के बाद हमें मिल जाता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, जिससे हम अपने प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर केवल इससे रिलेटेड एक ही चीज दी हुई है और वो है ट्रांसफर टू जनरल। तो इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज्ड डिविडेंड, इनकम टैक्स के बारे में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन में हम लोग ना होते हुए भी लिख रहे थे क्योंकि हमें याद रखना था। अब मुझे लगता है कि सबको याद ही हो गया है, तो मैं उसको छोड़ते हुए चल रहा हूँ। जितनी चीजें दी हुई हैं उसी को हम कंसिडर कर रहे हैं और केवल यहाँ पर ट्रांसफर टू रिजर्व दिया हुआ है। तो इस जगह पे हमारा नेट प्रॉफिट आ जाता है बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। इससे हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट अपने बनाने शुरू करेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट में सबसे पहले हम लोग हेडिंग लिख लेते हैं। हम लोग पता करने जा रहे हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये मेन हेडिंग है हमारी। 3 पार्ट में हम बनाते हैं, जिसमें से अभी तक एक पार्ट ही हमने अभी तक सीखा है। आने वाली क्लासेस में हम सेकंड और थर्ड पार्ट को भी सीखेंगे। आज फर्स्ट पार्ट हम ऑलमोस्ट खत्म कर देंगे। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सबसे पहले हम ए पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। ABC हम लोगों ने प्लान किया था कि ABCD करके पॉइंट्स को लिखते हुए चलेंगे और स्टार्टिंग पॉइंट है नेट प्रॉफिट, जो हमने वर्किंग से निकाला होता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ये आपका 1,30,000 आया था। इसके बाद हम एडजस्टमेंट करते हैं यहाँ पर ऐसी चीजों की जो कि या तो नॉन कैश है या नॉन ऑपरेटिंग है, तो ब्रैकेट में हम लोग लिख भी देते हैं एडजस्टमेंट
अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप ये लाइन छोड़ भी सकते हैं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। एडजस्टमेंट फॉर, टाइम होगा तो जरूर लिखें, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग। क्या करने जा रहे हैं, ऐसी चीजों को हम एडजस्ट करने जा रहे हैं, उनके इफेक्ट्स को नलिफाई कर रहे हैं जो हमारी या तो नॉन कैश है या नॉन ऑपरेटिंग है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं कुछ आइटम्स को, जिसको हम लिखते हैं आइटम्स टू बी एडेड, जो को ऐड करना है। ये सारी चीजें हमने प्रीवियस लेक्चर में समझी हुई हैं। अगर आप भूल गए हो तो आपको चाहिए कि आप ऐप में जाकर के इन लेक्चर्स को रिवाइज दोबारा से सुने, दोबारा से देखें। फिर सी पार्ट में आप लेस करते हो और आप यहां से उन चीजों का इफेक्ट खत्म करते हो जो ऐड हो गई हैं, उनको अब आप डिडक्ट करते हो। और कारण क्या होता है, सेम, या तो वो नॉन कैश है या नॉन ऑपरेटिंग है, तो आइटम्स टू बी डिडक्टेड। जब आप इतना काम कर लेते हो तो आप एक पार्ट पे आ जाते हो जिसको आप कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, और इसको हम लोग नाम दे देते हैं, डी हेडिंग दे देते हैं और लिख देते हैं भाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर, शॉर्टकट में लिख दे रहा हूं वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो आइटम्स टू बी एडेड और आइटम्स टू बी डिडक्टेड को कंसीडर करना है हमने। यहाँ पर सबसे पहले जो कॉमनली है डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, लॉस और प्रॉफिट, ये चार चीजें तो अमूमन हर क्वेश्चन में मिलती हैं और वही चार चीजें यहाँ पे भी हैं। तो सबसे पहले उन्होंने लिखा है गुडविल अमोर्टाइज वाज 7000, तो इसको आइटम्स टू बी एडेड में लिख दें हम, गुडविल अमोर्टाइज्ड, यानी कि इतने की गुडविल राइट ऑफ हुई है और इसका अमाउंट है 7000 रुपीज। फिर उसके बाद इन्होंने दिया गेन ऑन सेल, तो ये प्लस हो गया हुआ गेन, इसलिए इसको हम डिडक्ट कर रहे हैं क्योंकि इफेक्ट को कैंसिल करना है हमने। गेन ऑन सेल, किस चीज का सेल है, गेन ऑन सेल ऑफ मशीन 3000 रुपीज। गेन ऑन सेल ऑफ मशीन ये है भाई 3000। इसके बाद आप देखिए कोई और इससे रिलेटेड कुछ दिया हुआ है, अभी तो नहीं है, यहाँ पे आगे देखते हैं हम। डेप्रिसिएशन एक पार्ट ये दिया हुआ था शुरू में, ये भी लिखना है, आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑफ 20,000, तो डेप्रिसिएशन भी लिख दें हम, और इससे रिलेटेड कुछ भी नहीं है। तो अब हम इसका टोटल कर लेते हैं, इसका टोटल आ रहा है 27,000। इस तरफ हम टोटल करते हैं तो ये 3000 आ रहा है और ये डिडक्ट होना है, इसलिए हम उसको ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं। तो हम लोग का टोटल जो है 27,000 प्लस होना है और 3000 माइनस होना है, और ऊपर हमारे पास था 1,30,000, तो ये हो जाएगा आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 1,54,000। इसके बाद आप वर्किंग कैपिटल के इफेक्ट को लेके आते हो और उसके लिए ई हेडिंग लिखते हो, आप ऐड करते हो डिक्रीज इन करंट एसेट्स, शॉर्टकट में लिख दे रहा हूं, एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। ये ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस हो चुका है कि हम इसको ऐड क्यों करते हैं और लेस क्यों करते हैं, तो हम सिर्फ सॉल्व कर रहे हैं, आज प्रैक्टिस कर रहे हैं। और एफ हेडिंग इसके उल्टा है, लेस होगा इसमें से, इंक्रीज इन करंट एसेट एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। तो अब देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या इंक्रीज हो रहा है और क्या डिक्रीज हो रहा है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है सबसे पहले कि ट्रेड रिसीवेबल्स शोड एन इंक्रीज ऑफ 3000, ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ गए। ट्रेड रिसीवेबल्स जो है वो हमारी करंट एसेट है, करंट एसेट बढ़ रहे हैं, इसलिए इसको हम एफ में दिखाएंगे, हमारी हेडिंग भी यहाँ पर इंक्रीज इन करंट एसेट। तो ट्रेड रिसीवेबल्स
ट्रेड रिसीवेबल शॉर्टकट में लिख दे रहा हूं, इसका अमाउंट है 3000 रुपीज। फिर भाई इसके बाद आगे दिया हुआ है उन्होंने ट्रेड पेबल्स इंक्रीज हो गए 6000 के, तो ट्रेड पेबल्स यानी कि पे करने, यानी कि क्रेडिटर्स हैं, यानी कि लायबिलिटी है, इंक्रीज हो रही है लायबिलिटी, इसलिए ये ई में जाएगा। तो ट्रेड पेबल्स और कितने इंक्रीज हो रहे हैं ये देख लीजिए आप। ट्रेड पेबल्स इंक्रीज हो रहे थे 6000 रुपीज, तो 6000 हम यहाँ पे लिखते हैं। इसके बाद फिर कह रहे हैं जी प्रीपेड एक्सपेंसेस यानी कि करंट एसेट्स की बात कर रहे हैं, इंक्रीज हो गई हैं करंट एसेट, तो एफ में जाएंगे। प्रीपेड एक्सपेंसेस 200 रुपीज, प्रीपेड एक्सपेंसेस 200। और एक और चीज दी हुई है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यानी कि करंट लायबिलिटी है, ये डिक्रीज हो गई यानी कि हमने इसको पे कर दिया होगा, यानी कि पैसे कम हो गए होंगे, एफ में जाएगा। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और इसका अमाउंट है जी 2000। यहां पर हमने ऐड करना है 6000 और इसके बाद इसको लेस करना है क्योंकि ये डिडक्शन शो होना है, तो इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में लिख दिया। तो इसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा, और 6000 प्लस 5200 माइनस, तो ये हो जाएगा 1,54,800। और इसको हम लिखते हैं कैश जनरेटेड, इतना कैश बढ़ गया है, कैश इनफ्लो, कैश जनरेटेड। इसके बाद हमने टैक्स का पेमेंट करना होता है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज रिलेटेड होता है तो उसको शो करना होता है। तो फाइनली कितना कैश हमारे पास आ रहा है ये मालूम पड़ जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास कैश आया है 1,54,800। हम आगे क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं क्योंकि आगे कुछ है ही नहीं इससे रिलेटेड, तो उसको नील लिख करके करेंगे तो उतना ही आएगा आंसर। तो यही हमारा आंसर है फाइनल, कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर आप नोटिस करें, ध्यान दें तो सेम क्वेश्चन है, कुछ भी चेंज नहीं है, सारे एक एक फिगर उससे मैच करते हैं। तो आप इसको हम छोड़ रहे हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17, सनराइज लिमिटेड रिपोर्टेड नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 6,40,000 एंड द रिलेवेंट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में उससे रिलेटेड चीजें क्या दी में, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ट्रेड पेबल्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, depreciation charged on plant and machinery, insurance claim received, then gain on sale of investment appeared in the statement of profit and loss for the year ended 31st March 2020, cash flow from calculate cash flow from operating activities। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर हमें शुरू करना है वर्किंग नोट से ही। तो मैं एक वर्किंग नोट आपके साथ बनाऊंगा। तो वर्किंग नोट में आपने सबसे पहले लिखना है सरप्लस एज पर स्टेटमेंट ऑफ पीएल, और सरप्लस एज पर स्टेटमेंट ऑफ पीएल दिया हुआ था 6,40,000 रुपीज का। यहां पर हमने ऐड करनी होती है चार चीजें, जिसमें से केवल एक ही पार्ट यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, और वो था आपका प्रोविजन फॉर टैक्स। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, प्रोविजन फॉर टैक्स के दो फिगर दिए हुए हैं, दोनों का डिफरेंस लेके नहीं करना होता, बाकी सारी चीजों का हम डिफरेंस लेके करते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, केवल आप अपने करंट ईयर का कितना टैक्स था, प्रोविजन क्रिएट किया आपने, उस फिगर को आप लेके चलते हैं। ये प्रोविजन आपने क्रिएट किया और ये वाला पार्ट आपने पे किया है।
जितना पिछली बार प्रोविजन बनाया गया था वो इस बार सपोज किया जाता है कि पे कर दिया गया टैक्स, और अभी हमने ये प्रोविजन क्रिएट किया है, तो ये अभी बेसिकली अगर हम समझें तो ये इनफैक्ट में ये नॉन कैश एक्टिविटी ही है इस समय। तो शुरू करते हैं। 6,40,000 रुपीज था और हमारा प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, प्रोविजन फॉर टैक्स, और ये बहुत जरूरी है कि मेड इन करंट ईयर, और एंड इट इज 20,000। तो ये हो जाता है 6,60,000। बाकी की 3 चीजें यहाँ पर जो आया करती हैं वो है नहीं, इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड और ट्रांसफर टू रिजर्व्स। इसके अलावा अगर कोई यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स होते हैं तो उसको भी हम अलग से डील करते हैं। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम दिया हुआ है, आप देखिए लिखा हुआ था कि इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ है इनको 50,000 रुपीज का। तो इंश्योरेंस क्लेम को हम यहाँ से हटाएंगे और सामने कैश फ्लो स्टेटमेंट में अलग से एंड में शो करेंगे कि हमने इतने रुपए का इंश्योरेंस क्लेम लिया। तो अगर हम ऐसे ही डायरेक्ट ले जाते हैं तो हम इंश्योरेंस क्लेम को नहीं शो कर पाएंगे। क्योंकि हम इंश्योरेंस क्लेम को शो नहीं कर पाएंगे, इसलिए पहले हम उसका इफेक्ट जो दिया जा चुका है वो पहले एज एन इनकम क्रेडिट हो चुका है, तो उसको हम हटाएंगे। वहां से हटाने के बाद फिर हम क्या करेंगे, उसके अलग से शो करेंगे। तो आ जाते हैं हम इसमें से, हम लिखेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, नॉर्मली आग लग जाना और इस तरह का चोरी होना, उसके क्लेम जो हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे चीजें। इंश्योरेंस क्लेम, तो ये इंश्योरेंस क्लेम जो था आपका 50,000 रुपीज का था, ये जुड़ा हुआ था। हमने इसको यहाँ से हटाया और इसको हटाने के बाद जो फिगर आया उसको कंसीडर करना। हटाने का मेन पर्पस क्या है कि हम उसको कैश फ्लो स्टेटमेंट में अलग से शो करेंगे वहां पर। अगर हम हटाएंगे नहीं तो फिर शो नहीं कर पाएंगे, अगर हम शो करेंगे तो डबल इफेक्ट हो जाएगा उसका। तो इस जगह पर हम यहाँ पे इसका बैलेंस लिखेंगे, जो आ रहा है उसको हम आंसर लिखेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। और ये है आपका 6,10,000 रुपीज। तो मैंने इसको लिख देना है अपने यहाँ पर आके। शुरू करते हैं हम इसको। ये 6,10,000 लिख दिया। अब हमने यहाँ पर बी और सी ऑलरेडी कॉलम ड्रॉ किए हुए हैं, और बी में आपको याद ही है मेन हमें क्या देखना होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस एसेट्स के होंगे या डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन, ये आपके में कॉमन चीजें हैं जो। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या क्या था। एक तो भाई डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट दिया हुआ है 55,000, ये हम बी आइटम्स टू बी एडेड में ले जाएं। डेप्रिसिएशन ये हो गया है आपका 55,000। फिर इससे रिलेटेड और क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये सी आइटम्स टू बी डिडक्टेड में ले जाइए। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट शॉर्टकट में लिख दे रहा हूं, ये था आपका 20,000 रुपीज का। इसके अलावा और क्या दिया हुआ है बी और सी से रिलेटेड? बी और सी से रिलेटेड कुछ भी नहीं दिया, बाकी सारी ई और एफ के कंटेंट्स हैं। तो चलिए इसको अब हम यहीं पे बंद करते हैं और देखते हैं कितना आ रहा है। तो 55,000 जो है ये यहाँ पर टोटल 55 ही आएगा, और इसका टोटल 20,000 नहीं आएगा। बस फर्क क्या है कि 20,000 यहाँ से डिडक्ट होगा और 55,000 प्लस होगा, तो ये आपका हो जाता है 6,45,000 रुपीज। इसके बाद ई और एफ के आइटम्स पे चलते हैं हम, और डी पार्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ गया हमारा। अब हम देखें कि ई और एफ में कौन कौन सी चीजें जाएंगी। सबसे पहले इन्वेंट्री को देखिए, 1,25,000 की थी, 1,15,000 की हो गई।
डिक्रीज हो गई, करंट एसेट डिक्रीज हो गई, तो आप इसको लिखोगे ई। तो ये है आपका इन्वेंट्री 10,000। इन्वेंट्री का अमाउंट लिख देते हैं भाई 10,000। फिर इसके बाद आप देखिए आगे है ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स डेटर्स को कहते हैं और इसके अंदर बिल्स भी जुड़े हुए होते हैं। ये करंट एसेट्स हैं। ये 1,10,000 से 1,50,000 हो गए, ये बढ़ गए हैं। तो भाई इंक्रीज इन करंट एसेट है, तो एफ में जाएगा ट्रेड रिसीवेबल्स। तो नीचे वाले पार्ट में लिखेंगे ट्रेड रिसीवेबल्स और इसका अमाउंट था 40,000 रुपीज। फिर इसके बाद है प्रीपेड एक्सपेंसेस, करंट एसेट्स हैं और ये भी बढ़ जा रही हैं। तो ये अगेन फिर वैसे ही सेम अभी जैसे किया था, इसका इफेक्ट भी हमें एफ में देना होगा। तो एफ में हम लोग लिखेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस कितने बढ़ गए जी 14,000। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस 14,000। फिर इसके बाद है आपके ट्रेड पेबल्स। 80,000 से 1,10,000 हो गए हैं। 30,000 के ट्रेड पेबल्स बढ़ गए, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी है, ई में जाएगा आपका। तो ट्रेड पेबल्स बढ़े हैं 30,000, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी हुआ है तो 30,000। इसके बाद और कुछ भी नहीं दिया हुआ है और अब हम इसको टोटल कर लेते हैं। तो टोटल करते हैं तो ये 40,000 रुपीज होंगे इसमें प्लस, और एफ में जब हम टोटल करते हैं तो ये हो रहा है जी 54,000। ये 54,000 होगा इसमें से माइनस, और इस समय हमारे पास अब फिगर आएगा कैश जनरेटेड का। तो इसमें हम 40,000 प्लस करेंगे, 54,000 माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 6,31,000 रुपीज। अब देखिए यहां पर हम अगली हेडिंग में क्या करते हैं कि जो भी इनकम टैक्स का पेमेंट करते हैं उसको यहाँ पे शो करते हैं। जितना हमने इनकम टैक्स का पेमेंट किया उतना आउटफ्लो हुआ, उतना पैसा जा रहा है। हम हमेशा ये मान के चलते हैं कि जो लास्ट ईयर प्रोविजन क्रिएट किया गया था उतना टैक्स हमने इस बार जमा किया है। तो ये अगर हम बात समझें तो लास्ट ईयर का जो अमाउंट होता है उस वाले को यहाँ पर एज ए पेमेंट शो करना होता है। और जो करंट ईयर का है वो तो अभी निकाला, अभी हमने पे किया ही नहीं है। वो इस समय तक आप ऐसे भी समझ सकते हो कि वो नॉन कैश है, इसलिए हमने उसको इफेक्ट को कैंसिल किया। तो लास्ट ईयर का क्वेश्चन में हम देखेंगे कितने रुपए का प्रोविजन फॉर टैक्स बना था, 15,000 रुपीज का। इसका अलावा 15,000 रुपीज का जो है हमने यहाँ पर टैक्स अदा किया होगा। तो हम 15,000 रुपीज का टैक्स इसमें से माइनस करेंगे। तो माइनस सिंबल नहीं लगाना चाहिए, आपको पता ही है, हम ब्रैकेट कर देते हैं। ब्रैकेट का मतलब ये डिडक्शन है, यहाँ से ये माइनस। तो ये 15,000 रुपीज का टैक्स। अब देखिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स के लिए एक बात आपको समझनी होगी कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स प्लस होते हैं, कुछ माइनस होते हैं। तो जो आपको मिल रहा है वो प्लस होगा, जो आपके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स में जा रहे हैं फंड्स वो आपके पास से उसको उतने फंड्स कम हो रहे हैं तो माइनस करेंगे। तो यहाँ पर आपको इंश्योरेंस क्लेम मिला था तो हम यहाँ पर इंश्योरेंस क्लेम को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि इतना क्लेम मिला है हमें। अब आप सोच रहे होंगे कि सर पहले इसको हटाया और फिर इसको लेके क्यों आए। असल में अगर हम उसको हटाते नहीं तो इसको मेन पार्ट में जो मेन बॉडी है कैश फ्लो की उसमें शो कैसे करते हैं। तो हमने उसको बाहर हटाया और ऊपर शुरू लेके ही चले और हमने अंत में बता दिया कि ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज रही और इसके अंदर जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स रहा वो ये रहा, इसके अंदर ये भी पैसे आए। इंश्योरेंस क्लेम से भी हमें 50,000 रुपीज मिले हैं। तो इस तरह से हमारे पास टोटल कैश फ्लो का जो अमाउंट ये रहा। क्योंकि ये फॉर्मेट बना हुआ है तो फ्रॉम और यूज दोनों लिखे हुए हैं, तो यहाँ पर कैश जब प्लस में आ रहा होगा तो हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी लिखते हैं, और अगर हम माइनस में आंसर पाते हैं तो फिर हम लिखते हैं कि भाई इतना कैश चला गया, हम उसको कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी लिखते हैं। तो 6,31,000 के अंदर 15,000 आपका माइनस होगा और 50,000 इसके अंदर प्लस होगा।
तो ये हो जाएगा आपका 6,66,000 रुपीज। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए वैसे ही है क्वेश्चन, थोड़ा सा अब हम लोग प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं, तो इसमें जितने भी क्वेश्चन है खत्म करते हैं और अगले क्लास से हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो कंप्यूट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020 is 10,000 after providing for depreciation of 2,000, current assets and current liabilities of the business for the year ended 31st March 2019 and 2020 are as follows। तो शुरू करते हैं, डायरेक्ट आपको ये सारा पार्ट आता ही है और इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन का पार्ट तो नहीं है। मैं अगले पेज को भी देख लेता हूँ, नहीं बस इसी पेज तक ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। कैश फ्लो का फॉर्मेट मैंने ड्रॉ किया हुआ है। अब हम एक बार जल्दी से वर्किंग नोट का पार्ट को सेपरेटली जो डील करना होता है उसको डील करते, पर डील करने की कोई उपयोगिता नहीं है। कारण क्या है कि भाई इसमें यहाँ पर जो 4 चीजों की डीलिंग होती है वो कोई भी चीज नहीं है यहाँ पर। तो सिर्फ आप देखिए जो 10,000 दिया हुआ है और इसके अलावा सारा जो मेन पार्ट है वो आपका ई और एफ पर फोकस्ड है। तो यहाँ पर वो आपको जो है राइटर वो ये चाहते हैं कि आप प्रैक्टिस करें ई और एफ में कौन कौन सी चीजें को लिखना है। ना तो यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्स की बात कही गई, ना प्रोपोज डिविडेंड की बात करी गई, ना इंटरिम डिविडेंड की, ना ट्रांसफर टू रिजर्व, तो और कोई भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स नहीं है। तो स्टार्टिंग का जो वर्किंग नोट का पार्ट है वो कुछ है ही नहीं। तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन को शुरू कर लेते हैं। और प्रॉफिट कितना दिया हुआ है हमें 10,000 रुपीज का और डेप्रिसिएशन दिया हुआ है यहाँ पे 2,000 रुपीज का। तो शुरू करते हैं आगे। नेट प्रॉफिट हमने यहाँ पे लिख दिया भाई 10,000 और डेप्रिसिएशन हमें दिया हुआ है डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 2,000 रुपीज का। इसके अलावा यहाँ पे इनफैक्ट में कोई भी चीज नहीं दी हुई है। एक एक्सेप्शन है यहाँ पर और वो है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। देखिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को डील करने के 2 तरीके हैं। आप इसको ई और एफ में भी, जहां करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज का पार्ट है वहां पे भी डील कर सकते हो, और दूसरा आप इसको बी और सी पार्ट में भी डील कर सकते हो। तो देखिए अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाया जा रहा है तो अगेन ये देखा जाए तो इसमें अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब उतने रुपए का जो है आपने उतना खर्चा तो लिख दिया, उतना अमाउंट आपने डेबिट तो कर दिया, पर आपके पास से कैश नहीं किया। तो इससे कोई फर्क नहीं है, आप अपने सिलेबस को निकाल के चेक कर ही लीजिएगा। दोनों वे से उतना ही आंसर आने वाला है। सिर्फ क्या हो जाएगा आपका थोड़ा सा ऑपरेटिंग प्रॉफिट का जो है वो डिफरेंस आएगा और वो जो है उससे कोई फर्क नहीं है। फाइनल आंसर आपका सारा मैच करते हुए आएगा। तो ये आप अपनी जो भी बुक्स हैं उसमें भी देखेंगे तो उसमें मेंशन क्लियरली है कि आप चाहें तो उसको वहां पर ऊपर बी और सी वाले इफेक्ट में भी ले जा सकते हैं और ई और एफ में भी ले जा सकते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को। तो चलिए यहाँ पर हम ऐसा कर लेते हैं कि इसको हम बी और सी वाले इफेक्ट में लिख लेते हैं। 1,000 से ये 1,200 का हो गया तो 200 रुपीज का प्रोविजन और बना दिया गया। तो इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि आपने डेबिट तो किया है पर इसमें कैश इन फैक्ट में नहीं गया होगा और वो अमाउंट है आपका 200 रुपीज। इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी और इससे रिलेटेड था नहीं, तो डायरेक्टली इसको क्लोज करते हैं क्योंकि इस क्वेश्चन में सारे के सारा जो पार्ट है वो ई और एफ पर फोकस्ड है। तो यहाँ पर जो है आपने डिडक्ट भी कुछ नहीं करना है। तो टोटल आपका आंसर आ जाता है 12,200 रुपीज। यहाँ पे 200 रुपीज का डिफरेंस आ सकता है, आप चाहें तो 200 नीचे भी बी और सी में डील कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पर देखना है इंक्रीज और डिक्रीज देखनी है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज की, बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो देखते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स आपके 14,000 से 15,000 हुआ। आपके बार ईयर यहाँ से 1920 इस तरह से दिए हुए हैं। तो 14,000 से 15,000 आपके ट्रेड रिसीवेबल्स हैं। इंक्रीज हो गए आपके ट्रेड रिसीवेबल्स 1,000 रुपीज से। तो आपकी करंट एसेट इंक्रीज हो गई
इसलिए इसको हम डील करेंगे एफ में। तो ट्रेड रिसीवेबल्स कितने चेंज हो गए हैं? ये हो गए हैं जी चेंज 1000 रुपीज के। इसके बाद आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ऑलरेडी डील कर चुके हैं। ट्रेड पेबल्स दिए हुए हैं। ट्रेड पेबल्स यानी कि करंट लायबिलिटी है। करंट लायबिलिटी आपकी 13 से 15 हो गई है। तो यहाँ पर ट्रेड पेबल यानी कि करंट लायबिलिटी इंक्रीज हुई है 13 से 15। तो इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी आप कहाँ पर लिखते हो? आपको पता है, हेडिंग भी है आपकी यहाँ पर ई में। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ट्रेड पेबल्स। और कितना इंक्रीज हो रहा है? ये आपका इंक्रीज हो रहा है 2000 रुपीज। फिर इसके बाद आपको दिया हुआ है इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज जो है वो आपकी 5000 से 8000 हो गई हैं। तो इंक्रीज इन करंट एसेट है। इंक्रीज इन करंट एसेट आप एफ में लिखते हो। तो इन्वेंट्री का अमाउंट कितना चेंज हुआ था भाई? ये 5 से 8 तो 3000 रुपीज। इसके बाद हम देखते हैं आगे दिया हुआ है आपको अदर करंट एसेट्स। अदर करंट एसेट्स उसमें लिखा हुआ है कि कैश की बात नहीं कर रहे हैं, कैश को नहीं लेना होता है। हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं और हम आगे भी इस बात को समझेंगे। तो अदर करंट एसेट्स जो हैं वो आपके 10,000 से 12,000 हो गई हैं और ये आपकी अदर करंट एसेट्स इंक्रीज हो रही हैं। तो इंक्रीज हो रही हैं तो आपको इसको एफ में लिखना पड़ेगा। इंक्रीज इन करंट एसेट्स यहाँ लिखते हो। तो अदर करंट एसेट्स कितने इंक्रीज हो रही हैं जी? 2000। फिर इसके बाद है आपके पास एक्सपेंस पेबल, यानी कि आपकी करंट लायबिलिटी है और करंट लायबिलिटी 1000 से 1500 हो गई है। करंट लायबिलिटी आपकी बढ़ गई है। अगर बढ़ गई है तो आपके देखिए हेडिंग कहां पर है? इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी यहां पर है ई में। तो एक्सपेंस पेबल और एक्सपेंस पेबल हैं आपके जो चेंज हुए हैं वो है आपके 500 रुपीज के एक्सपेंस पेबल। फिर एक्सपेंस पेबल के बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस यानी कि करंट एसेट्स हैं। करंट एसेट्स 2000 से 1000 हो गई हैं। डिक्रीज इन करंट एसेट है। डिक्रीज इन करंट एसेट है तो आप ई में लिखेंगे। तो आप लिखेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस का अमाउंट 1000। प्रीपेड एक्सपेंसेस 1000 रुपीज। फिर इसके बाद एक्रूड इनकम्स, ऐसी इनकम जो बन गई हैं पर अभी मिली नहीं, ये हमारी करंट एसेट्स हैं पर ये 3000 से 4000 हो गई। एक्रूड इनकम बढ़ रही है यानी कि करंट एसेट बढ़ रही है। इंक्रीज इन करंट एसेट है तो इसको आपको एफ में लिखना होगा और अमाउंट लिखोगे आप। इसका एक्रूड इनकम कितनी थी? 1000 रुपीज चेंज। इसके बाद आप देखिए लास्ट आइटम क्या है? इनकम्स रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम्स रिसीव्ड इन एडवांस का मतलब क्या है कि आपने इनकम पहले से ही ले ली। अगर इनकम अभी बनी नहीं है, पहले ही लेके रख ली, तो आपने काम किया नहीं है, पहले से ही लेके रखे हुए पैसे, तो ये आपकी लायबिलिटी है। कब तक लायबिलिटी? जब तक आपने काम नहीं पूरा कर दिया। तो ये रिसीव्ड इन एडवांस कितना है? 1000। करंट लायबिलिटीज आपकी डिक्रीज हो रही हैं और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज एफ में आता है। तो इनकम्स रिसीव्ड इन एडवांस और भाई इसका अमाउंट भी जो चेंज हुआ था वो 1000 रुपीज था। अब आप इसका टोटल कर दीजिए। ई का और एफ का दोनों का टोटल। तो ई का जो टोटल आ रहा है वो है आपका 3500 रुपीज आप इसमें ऐड करेंगे। और एफ का जो टोटल है 3, 4, 6, 7, 8000 ये आपने डिडक्ट करना है।
तो ये हो जाएगा आपका 8000 माइनस 3500 प्लस, तो ये होगा आपका 7700 रुपीज। और इनकम टैक्स का यहाँ पर कोई भी अमाउंट नहीं है जो आपने पे करना है, तो सारा आंसर बेसिकली देखा जाए तो यहीं पे आंसर आ गया। ये नील है पार्ट, ये भी नील है, फाइनल आंसर 7700 रुपीज। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, बैलेंस जो स्टेटमेंट ऑफ पीएल का है उसके अनुसार, फिर फाइनल डिविडेंड्स पेड इन द ईयर दिया हुआ है, कंपनसेशन फॉर नेचुरल डिजास्टर क्रेडिटेड टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स हो गए, कंपनसेशन है। नेचुरल डिजास्टर का मतलब कोई दैविक आपदा जिसको बोलते हैं, कोई बड़ा मतलब जैसे क्या बोलते हैं कि नेचर द्वारा क्रिएट किया हुआ कोई, जैसे पहाड़ गिर गए, जो है अर्थक्वेक आ गया, इस तरह की कोई घटना की बात है तो इसको नेचुरल डिजास्टर कहा जाता है, और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है। डेप्रिसिएशन है, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, गेन ऑन सेल ऑफ लैंड है, प्रोविजन फॉर टैक्स है, डिविडेंड्स रिसीव्ड, और इसके बाद इंक्रीज डिक्रीज दिए हुए हैं वो आपके सारे क्या कहते हैं करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के। फिर एक और पार्ट है जी इनकम टैक्स रिफंड और इनकम टैक्स पे, ठीक है। और यहाँ पर हमें वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। वर्किंग नोट की 2-3 चीजें 4 चीजें दी हुई हैं, तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वर्किंग नोट से। तो मैं वर्किंग नोट आपके साथ बना, आप वर्किंग नोट की शुरुआत करते हो स्टेट सरप्लस लेकर के, तो सरप्लस गिवन है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं सरप्लस एज पर स्टेटमेंट ऑफ पीएल, और सरप्लस एज पर स्टेटमेंट ऑफ पीएल सबसे पहले दिया हुआ था, और ये था आपका 8 लाख रुपीस का फिगर। तो 8 लाख रुपीस हमने यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद हमने इसमें ऐड करनी होती हैं अमूमन 4 चीजें। तो एक तो होता है जी आपका प्रोविजन फॉर टैक्स, बहुत इंपॉर्टेंट बात, मेड इन करंट ईयर, मेड इन करंट ईयर शॉर्टकट में लिख दिया। फिर हम लोग लिखते हैं जी डिविडेंड्स पेड, चाहे वो 2 तरह के होते हैं, इंटरिम और प्रपोज्ड, जो अलग अलग भी हो सकते हैं। तो डिविडेंड्स लिख दे रहा हूं मैं, डिविडेंड्स पेड, क्योंकि यहाँ पे डिविडेंड्स लिखा हुआ है तो डिविडेंड्स ही लिख के दे रहा हूं मैं, डिविडेंड्स। और ये था आपका प्रोविजन फॉर टैक्स और डिविडेंड पेड की बात कितनी है। प्रोविजन फॉर टैक्स भी 1,10,000 है, और डिविडेंड्स पेड भी 1,10,000 है। तो डिविडेंड्स पेड दोनों 1,10,000, तो 1,10,000 इंटरिम डिविडेंड्स की बात नहीं है, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व भी नहीं है, तो इसको हम टोटल कर लेते हैं। 2 चीजें इसमें नहीं दी हुई है, तो ये हो गया आपका 10,20,000। और यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स के इफेक्ट को नलिफाई करना होता है, उसको कैंसिल करना होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स के इफेक्ट को, और उसको ले जाकर के आपने वहां शो करना होता है जो उसका मेन एरिया है कैश फ्लो का, वहां पर हम शो करेंगे। तो यहाँ से हटाएंगे और सामने ला करके उसको शो करेंगे। अगर हम यहाँ से नहीं हटाएंगे और फिर वहां शो कर देंगे तो डबल इफेक्ट हो जाएगा। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स में क्या था आपके पास, तो इसमें मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट में, ये है क्लेम, सॉरी क्लेम नहीं, कंपनसेशन वर्ड लिखा हुआ तो कंपनसेशन लिखना चाहिए। कंपनसेशन फॉर नेचुरल डिजास्टर। ये वहां पर क्या बोलते हैं जी, मिला है और कंपनसेशन मिला है, तो उन्होंने ले जाके क्या कर दिया है, इसको उसमें क्रेडिट किया है, यानी कि प्लस किया है, तो हम उसको हटाएंगे वहां से और अलग से शो करेंगे।
तो प्लस कर दिया, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से माइनस करेंगे। और क्लेम था 75,000 रुपीज का। आपको मैं फिर से दिखा देता हूँ कहाँ पे था भी, ये कंपनसेशन था जी 75,000 रुपीज का। इसके अलावा इनकम टैक्स अगर रिफंड है तो उसको भी हम यहाँ कंसिडर करते हैं, और आप इनकम टैक्स को एट द एंड शो करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बाद। वहां पर फाइनल नेट कितना जो पे किया उसमें से जो रिफंड हो गया वो फाइनल फिगर सेटअप करके उसमें। तो यहाँ पर फिर क्या है, ये तो लेस किया आपने और वो भी आप लेस करोगे इनकम टैक्स रिफंड। इसको लेस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब रिफंड मिला होगा तो उन्होंने उसको उसमें क्रेडिट किया होगा, प्लस किया होगा। अब हम उसको कैंसिल कर रहे हैं और ले जाके मेन पार्ट पे हम शो करेंगे, तो -10,000 होगा। और ये जो है आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स का भी इफेक्ट कैंसिल कर दें। 10,20,000 में से माइनस होगा 75, माइनस होगा 10,000, तो ये हो जाएगा आपका 9,35,000 रुपीज। यहां से अब हम कैश फ्लो बनाना अपना शुरू करेंगे। ये हमारा इनिशिएटिंग पॉइंट है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स में मैंने लिख दिया जी 9,35,000। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो यहाँ पर बी और सी में एडजस्ट करनी है, जो कि हैं नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। तो क्वेश्चन में देखिए आपको बी पार्ट से रिलेटेड दो चीजें मैंने लिखी थी, एक तो डेप्रिसिएशन है और दूसरा लॉस ऑन सेल है। तो ये बी आइटम्स टू बी एडेड में आ जाएंगे। आप काफी सारे क्वेश्चन में कर चुके हो, रीजन भी आप जानते हो। तो डेप्रिसिएशन और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, लॉस ऑन सेल फिक्स्ड एसेट था या इन्वेस्टमेंट था, जो भी टर्म है वो लिख लीजिए। इन्वेस्टमेंट था, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट था भाई वो था आपका 1,50,000 और दूसरा अमाउंट है 30,000। तो 1,50,000 और 30,000। तो इस तरीके से ये हो गया आपका 1,80,000। अब सी आइटम्स टू बी डिडक्टेड में देख लेते हैं। सबसे पहले तो प्रॉफिट और लॉस को एडजस्ट करना ही होता है। सामने नजर आ रहा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, ये हमारा जो है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड को हमने आना यहां से। तो सी आइटम्स टू बी डिडक्टेड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड। एक और पार्ट दिया हुआ डिविडेंड रिसीव्ड। ये डिविडेंड हमें बाहर से मिल रहे हैं, ये हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं। बाहर कहीं हमने इन्वेस्ट किया होगा शेयर्स के अंदर, वहां से हमें डिविडेंड मिल रहे हैं, तो ये हमारा जो है नॉन ऑपरेटिंग पार्ट है। तो डिविडेंड रिसीव्ड्स को भी हमें कैंसिल करना पड़ेगा इफेक्ट को। तो डिविडेंड रिसीव्ड्स का अमाउंट था आपका 20,000। तो डिविडेंड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड इज 90,000 एंड डिविडेंड्स रिसीव्ड आर 20,000। तो ये माइनस होगा 1,10,000। और अब आपका इफेक्ट माइनस करने के बाद कितना हो जा रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 180 प्लस होगा और 1,10,000 माइनस होगा। तो ये हो जाएगा आपका 935 plus 180, so it will be 10,05,000 rupees, 10,05,000। आगे चलते हैं हम। इसके बाद
अब डिक्रीज इन करंट एसेट्स दिया हुआ है 40,000, ये डायरेक्ट गिवन है, आपको सीधा सीधा लिख देना है। डिक्रीज इन करंट एसेट्स है 40,000, तो डिक्रीज इन करंट एसेट्स यहाँ पर लिखते हैं, करंट एसेट्स डिक्रीज हो रही है 40,000, हेडिंग ही हमारी डिक्रीज इन करंट एसेट। इसके बाद हमें दिया हुआ है इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज 70,000, तो इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज भी यहीं आ जाएगा। करंट लायबिलिटीज का कितना इंक्रीज हो रहा है 70,000। फिर इसके बाद आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज 10,000 और इंक्रीज इन करंट एसेट। तो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स का जो अमाउंट है वो 60,000 हो रहा है, करंट लायबिलिटीज का जो अमाउंट है वो 10,000 है, और ये आपका अमाउंट हो जाएगा 70,000 ब्रैकेट में, और ये अमाउंट हो जाएगा 1,10,000 आपका प्लस में। तो इस तरीके से आपके पास 1,10,000 प्लस होना है और 70,000 माइनस होना है। तो आपके पास कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, यानी कि कैश कितना आ रहा होगा, वो होगा आपका 10,45,000 रुपीज। तो 10,45,000। फिर इनकम टैक्स पेड कितना है ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो और साथ के साथ आपको ये भी ध्यान देना है कि आपको रिफंड भी ध्यान देना है। तो 1,20,000 रुपीज का आप यहाँ पर इनकम टैक्स पे कर रहे हो और 10,000 का रिफंड है। तो 1,20,000 गए और 10,000 वापस आ गया, तो यानी कि एक्चुअल में आपने कितना पैसा पे किया 1,10,000। आप चाहें तो यहाँ पर लिख करके दिखा सकते हैं इनर कॉलम में कि 1,20,000 पेड और 10,000 रिफंड, या डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं कि 1,10,000 इतना हमने पे किया है। तो 1,10,000 जो है इसमें से माइनस करोगे आप, और आया कैसे था 1,20,000 आपने दिया था, 10,000 इसमें से वापस आ गया और आपके पास से नेट गया जी 1,10,000 रुपीज। इसके बाद आप देखिए, आपको पहले वाले क्वेश्चन में भी बात समझाई हुई है कि जो आपका जो अमाउंट है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स का, वो आपने अलग से शो करना होता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स जो हैं वो प्लस भी होते हैं और माइनस भी होते हैं। ये आपके क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कि प्लस कर रहे हैं कि माइनस कर रहे हैं। अगर आपको मिल रहा है तो आप प्लस करोगे, अगर आपके पास से जा रहा है तो आप इसमें से माइनस करोगे। तो यहाँ पर जो है आपको कंपनसेशन जो है मिला था एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स का, वो था 75,000 रुपीज का। तो ये आपके पास पैसे आए थे, तो ऐड करोगे आप इसमें कंपनसेशन रिसीव्ड, कंपनसेशन फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर मिला था आपको, नेचुरल डिजास्टर, तो ये मिलेगा आपको 75,000 रुपीज का। तो 75,000 रुपीज प्लस होंगे और 1,10,000 माइनस होगा। फाइनल फिगर जो है वो आपके पास आ जाएगा 10,10,000 रुपीज।